जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में सभी का स्वागत है। दीर्घकाल के बाद हम लोग फिर से कक्षा में जुड़े हैं। सभी को स्वागत करते हुए फिर से कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। वही आयु विचार, पहले आयु विचार कुछ दिन पढ़ लेते हैं, उसके बाद रोग विचार पढ़ेंगे। और आयु विचार के प्रसंग में कई सारे लक्षण हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें आज आपके सामने एक फलदीपिका ग्रंथ, मंत्रेश्वर दैवज्ञ के फलदीपिका ग्रंथ का एक श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूं। पापे पापाप्ते क्षितराशि संधि जनने सद्यो विनाशम ध्रुवम गंडान्ते पितृमातृहा शिशुमृति जीवेद यदि क्ष्मापति जातः संधि चतुष्टये प्यशुभ संयुक्ते क्षिते स्यान्मृति मृत्योर्भागगते च सा सति विधो केन्द्रेष्टमे वा मृतिः। पापाप्ते क्षितराशि संधि जनने सद्यो विनाशम ध्रुवम गंडान्ते पितृमातृहा शिशुमृतिर् जीवेद यदि क्ष्मापतिः जातः संधि चतुष्टये प्यशुभ संयुक्ते क्षिते स्यान्मृतिर् मृत्युर्भागगते च शासति विधो केन्द्रेष्टमेवामृतिः। आवाज आ रही है ना? ठीक है। पापाप्ते क्षितराशि संधि जनने, पहले कहते हैं पाप आपते, आपते प्राप्ते, पाप ग्रहों प्राप्त हो। इक्षित राशि संधि जनने, इक्षित मतलब दृष्ट, संधि जनने, संधि संधि काल में जनन हो, जन्म हो, शिशु का जन्म वृक्ष संधि में, राशि संधि में हो। दो राशियों की जो संधि होती है, उसी संधि में यदि शिशु का जन्म हो एवं यदि राशि पाप ग्रहों से इक्षित, आपते, इक्षित आपते मतलब युत हो अथवा दृष्ट हो। पाप ग्रहों के द्वारा, पाप ग्रह हम लोग जानते हैं शनि, मंगल एवं सूर्य, राहु, केतु, ये सब पापक ग्रह है। पापक ग्रहों के द्वारा यदि इक्षित अथवा दृष्ट, इक्षित मतलब दृष्ट व युत हो, पापक ग्रह उसी राशि में, जन्म राशि में बैठे हो, चंद्रमा जहां बैठा है उसी राशि में पापक ग्रह बैठे हो, पापक ग्रह चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, अथवा जिस समय शिशु का जन्म हो वो लग्न, जन्म लग्न राशियों की संधि में जन्म लग्न विद्यमान हो एवं उस जन्म लग्न के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि युति हो। उदाहरण समझेंगे, पहले पूरा नियम समझ लेते हैं, उसके बाद उदाहरण समझेंगे। पापाप्ते क्षितराशि संधि जनने सद्यो विनाशम ध्रुवम, ध्रुवम निश्चितम, निश्चित मृत्यु होता है। उस बालक का मृत्यु निश्चित है और सद्य है। सद्य मतलब शीघ्राति शीघ्र, अति शीघ्र, तुरंत मृत्यु हो जाता है। उसके बाद कहते हैं दूसरा लक्षण, दूसरे लाइन में आप लोग देखिए, गंडान्ते पितृमातृहा शिशुमृतिर जीवेत यदि क्षमापति ही। गंडांत, पूर्व कक्षा में आप लोगों को पता होगा, गंडांत नक्षत्र तीन जो संधि नक्षत्र 3-3-6 होते हैं, तीन नक्षत्रों के जो आरंभ चरण, जैसे अश्विनी नक्षत्र का आरंभ प्रथम चरण,
मघा नक्षत्र के प्रथम चरण, मूला नक्षत्र के प्रथम चरण, जिसमें राशि का आरंभ होता है। मेष राशि का आरंभ, सिंह राशि का आरंभ, धनु राशि का आरंभ। प्रारंभ नक्षत्र जो है जिससे चरणात्मक आरंभ होता है, प्रथम चरण जिसको हम लोग कहते हैं, वह भी एक गंडांत है, संधि है नक्षत्र के प्रथम चरण। उसी प्रकार अंतिम रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण मीन राशि समाप्ति के कारण वह भी गंडांत है। एवं आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि का समाप्ति होने के कारण वह भी गंडांत है। वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो अंतिम चरण, वह भी गंडांत नक्षत्र है। हम लोग गंडमूल करके कहते हैं, वह 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है। और यह गंडमूल नक्षत्र में किसी शिशु का यदि जन्म हो जाए, वह निश्चित रूप में इन तीनों नक्षत्र के आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इन तीनों के अंतिम चरण एवं अश्विनी, मघा, मूल के प्रथम चरण जो होता है, वो संधि व गंड नक्षत्र होने के कारण उसमें जन्म होने से दोष लगता है, शिशु को वालारिष्ट जनित दोष लग जाता है। इसलिए यहां कहते हैं गंडांते पितृमातृहा। गंडांत में यदि जन्म हो, उसके माता पिता, पितृमातृ के साथ शिशु मृत्यु, शिशु बच्चे का स्वयं का भी विनाश होता है, मृत्यु हो जाता है। परंतु इसमें और एक नियम क्या कहते हैं, जीवेत यदि वो उस गंडांत में शिशु जन्म हो जाए एवं उसका मृत्यु ना हो, बालारिष्ट के समय में, हम लोग जानते हैं बालारिष्ट का कालखंड कितने वर्ष का है ना, 24 वर्षाणि यावत गच्छति जन्मतः तावत रिष्टम च निश्चित्य आयुर्दायम न चिंतित, हम लोग पढ़े हैं। 24 वर्ष तक वालारिष्ट होता है। तो उस वालारिष्ट के बाद 24 वर्ष के बाद यदि शिशु जीवित हो जाए, गंडमूल नक्षत्र में शिशु का जन्म हो और उस जन्म के बाद लगभग सद्य यदि मृत्यु नहीं होके वो शिशु जीवित हो जाए, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र में, ये 6 नक्षत्र में जन्म होने से शिशु को वालारिष्ट होता है और कभी प्रायतः लगभग देखा गया है मृत्यु हो जाता है, अथवा उसके पिता मृत्यु वर्ण कर लेते हैं, अथवा माता को कष्ट होता है, अथवा स्वयं का विनाश हो जाता है। यदि ना हो तभी क्षमापति ही राजा बन जाता है। जीवेत यदि क्षमापति ही, यदि जीवित हो जाता है तभी वो राजा बन जाता है। उसके बाद कहते हैं जातः संधि चतुष्टये प्यशुभ संयुक्ते इक्षिते शन मृतिर मृत्युर्भागगते चशाशति सति विधु केंद्रेष्टमेवा मृति। जातः संधि चतुष्टये, उसके बाद कहते हैं संधि चतुष्टय। संधि चतुष्टय में आप एक तो मीन राशि, मेष राशि एक संधि, कर्क सिंह संधि, वृश्चिक धनु की संधि जो गंडांत कहलाती है, एवं चतुष्टय कहने से केंद्र को हम लोग समझते हैं। जातः संधि चतुष्टये अपि अशुभ युक्ते क्षिते। अशुभ मतलब पापग्रह, पापग्रहों से युत दृष्ट हो, गंडांत में शिशु संधि में, वृक्ष संधि में, राशि संधि में जन्म हो, मीन राशि के अंतिम चरण, मेष राशि के आरंभ चरण हम लोग देखते हैं। प्राय कुंडली देखते वक्त रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में जिस शिशु का जन्म हो जाता है उसका अभ्युदय, भाग्योदय नहीं होता है। वो लगभग मेष राशि के प्रथम चरण में जन्म होने से एवं मीन राशि के
अंतिम चरण में जन्म होने से उसका तुरंत भाग्योदय नहीं होता है। तुरंत क्या, बहुत सारे जीवन में परेशानियां दिखाई देती है। यदि जीवित रहता है, कभी कभार क्या होता है, बालारिष्ट के कारण मृत्युवरण करता है। यदि मृत्युवरण नहीं करके जीवित हो जाए, तभी वहां हम लोगों को क्या दिखाई देता है ना, कभी कभार व्यापार में हानि होना, व्यवसाय में हानि हो जाना, व कर्म क्षेत्र में बाधा होना, व पति पत्नी में विवाद होना, विच्छेद हो जाना, इस प्रकार कई सारे परेशानियां हम लोग देखते हैं उसके जीवन में। उस गंडांत के कारण, वृक्ष संधि के कारण। संधि ही चतुष्टय, फिर से केंद्र में यदि अशुभ ग्रह बैठ जाए, कभी कभार क्या होता है, हम लोगों के पास कुंडली आ जाता है, केंद्र में हम लोग, केंद्र मतलब 1 4 7 10, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, इन चारों स्थान में देखते हैं कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो, शुभ ग्रह बिल्कुल नहीं है। किसी भी कुंडली में केंद्र त्रिकोण यदि शुभ ग्रहों से ही न हो, केंद्र त्रिकोण मतलब 1 4 7 10 5 9, ये 6 स्थान यदि शुभ ग्रहों से अभाव हो, शुभ ग्रह बैठे ना हो, शुभ ग्रह अशुभ स्थान में, त्रिक स्थान में बैठे हो 6 8 12 में, अथवा त्रिषणाय, तृतीय षष्ठ एकादश, जिसको हम लोग सबसे अशुभ स्थान कहते हैं, अशुभ स्थान में बैठे हो कुंडली में शुभ ग्रह, और पापक ग्रह राहु केतु अथवा शनि सूर्य मंगल, ये पापक ग्रह बैठे हैं केंद्र में अथवा त्रिकोण में। शुभ ग्रह बृहस्पति बुध पूर्ण चंद्रमा अथवा शुक्र, ये शुभ ग्रह जाके त्रिक स्थान में 6 8 12 में, अथवा त्रिषणाय तृतीय षष्ठ एकादश स्थान में बैठे हैं। तो निश्चित यदि गंडांत समय में शिशु का जन्म हो रहा है, गंडमूल में जन्म हो रहा है, निश्चित उसका मृत्यु होता है, उसमें कोई संदेह हम लोगों को नहीं होता है, तुरंत हम लोग कहते हैं। इसीलिए यहाँ मंत्रेश्वर दैवज्ञ कहते हैं, जातः संधि, संधि वृक्ष संधि, राशि संधि एवं चतुष्टये, चतुष्टय मतलब केंद्र में, अपि अशुभ संयुते क्षिते, केंद्र यदि अशुभ ग्रहों के द्वारा संयुक्त हो व दृष्ट हो, स्यात् मृति, वहां भी मृत्यु का विचार हम लोगों को करना चाहिए। वह बालक अल्पायु हो जाता है। चंद्रमा मृत्युर भाग गते, फिर से कहते हैं भाग गते, भाग मतलब अंश, मृत्युर भाग गते च सा यदि विधो केंद्रेष्टमेवा मृति, विधु, विधु चंद्रमा का अन्य नाम है। विधु सप्तमी विभक्ति एक वचन, विधु चंद्रे, चंद्रमा यदि केंद्र में स्थित हो या अष्टम में स्थित हो, विधु केंद्रे अष्टमे वा, चंद्रमा यदि केंद्र में अथवा अष्टम में हो, तो केंद्र में होने से चंद्रमा तो शुभ फल देना चाहिए, लेकिन नहीं। मृत्युर भाग गते, फिर से कहते हैं मृत्यु भाग, भाग मतलब कुछ अंश बताएंगे वो मंत्रेश्वर दैवज्ञ फलदीपिका ग्रंथ में, लग्न का अंश एवं चंद्रमा का अंश, प्रत्येक लग्न के अनुसार अंशात्मक मान बताते हैं 2 श्लोक में। तो दोनों में चंद्रमा यदि अंशस्थ हो, उतने अंश में बैठा हो, केंद्र में अष्टम में हो, मृत्यु अंश में बैठा हो, तभी बालक शीघ्र मृत्यु वरण कर लेता है। मृत्युर भाग गते चषा शति विधो केंद्रेष्टमे वा मृति ही। तो मृत्यु भाग जैसे मैं यहां नोट किया हूं, मेष राशि का 26 अंश जो होता है वो मृत्यु अंश होता है। मेष राशि का 26 अंश, चंद्रमा यदि मेष राशि में स्थित हो, 26 अंश में चंद्रमा बैठने के कारण उसको मृत्यु अंश कहा जाता है। एवं मेष लग्न के 8 अंश, लग्न के 8 अंश
और चंद्रमा के 26 अंश। चंद्रमा के 26 अंश मतलब आप जानते हैं अश्विनी भरणी कृत्तिका पादम एकम मेष, तो चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में विद्यमान होगा। कृत्तिका नक्षत्र में नहीं, 26 अंश मतलब भरणी नक्षत्र में होगा, क्योंकि 26 अंश 40 कला के बाद किसका प्रारंभ होता है? कृत्तिका नक्षत्र का प्रारंभ होता है। नहीं, अरे 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र का मान है। अश्विनी नक्षत्र 13 अंश 20 कला और 26 अंश 40 कला के 40 कला तक भरणी नक्षत्र होगा। अश्विनी भरणी कृत्तिका पादम एकम मेष, तो कृत्तिका नक्षत्र में नहीं होगा, भरणी नक्षत्र के अंतिम चरण में होगा। भरणी नक्षत्र में यदि चंद्रमा विद्यमान हो अंतिम चरण में 26 अंश में, 26 अंश में रहने से वो मृत्यु अंश में होगा। तब यदि चंद्रमा केंद्र में स्थित हो, केंद्र में जन्म कुंडली में केंद्र में बैठा हो एवं पापक ग्रहों के द्वारा युत दृष्ट हो, तभी निश्चित रूप में वहां शिशु का, व्यक्ति का मृत्यु अल्पायु होता है, मृत्यु वर्ण कर लेता है। लग्न भी 8 अंश का हो जाए, मेष राशि के मेष लग्न 8 अंश का हो। उसी प्रकार वृष राशि के लिए कहते हैं वृष राशि का 12 अंश। चंद्रमा तो वृष राशि में उच्चस्थ होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन वृष राशि के 3 अंश तक वो परम उच्च हो जाता है। 3 अंश के बाद और बाकी अंश सारे के सारे मूल त्रिकोण है। यहाँ मृत्यु अंश वृष राशि के लिए क्या कहते हैं? न 12 अंश। वो किस नियम में ये कह रहे हैं? आप इस 12 अंश की, जब चंद्रमा जब 12 अंश में 12 डिग्री में वृष राशि में होगा, उसका 16 वर्ग सारणी को, 16 वर्ग की सारणी को देखेंगे तो उसी से आपको ध्यान पूर्वक पता चलेगी। 12 अंश में रहने पर चंद्रमा वृष राशि में कितने शुभ वर्ग में होता है, ये अनुसंधान करने की विषय है। हम लोग इसको देखें, 12 अंश में जब चंद्रमा होगा वृष राशि में, वो कितने शुभ वर्ग में होगा, क्योंकि वो 12 वृष राशि में तो मूल त्रिकोण होता है। मूल त्रिकोण सबके लिए अच्छा है, और केंद्र में बैठा हो, मूल त्रिकोण राशि में वृष राशि में स्थित हो तो निश्चित लाभदायक होगा। लेकिन ये कहते हैं नहीं, 12 अंश मृत्यु अंश होता है। वृष राशि के 12 अंश में चंद्रमा रहने पर यदि अशुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो, तभी वहां भी शिशु वालारिष्ट के कारण व अल्पायु के कारण मृत्यु वर्ण कर लेता है। वृष लग्न के 9 अंश पर भी मृत्यु अंश है। लग्न का भी अंशात्मक मान बता रहे हैं, चंद्रमा का भी अंशात्मक मान बता रहे हैं। मिथुन राशि के 13 अंश, श्लोक 2 श्लोक में 10 11 2 श्लोक में मंत्रेश्वर दैवज्ञ पूरा बताते हैं। प्रत्येक राशियों की मृत्यु भाग को, मृत्यु अंश को बताते हैं। मिथुन राशि चंद्रमा के लिए 13 अंश, मिथुन लग्न के लिए 22 अंश, कर्क के लिए 25 अंश एवं कर्क, चंद्रमा कर्क राशि में विद्यमान हो 25 अंश में मृत्यु अंश में होगा, एवं कर्क लग्न के लिए 22 अंश के बताते हैं। इसी प्रकार सिंह राशि के लिए चंद्रमा यदि सिंह राशि में हो, कर्क राशि चंद्रमा का स्वराशि है, स्वराशि होने के बाद भी मृत्यु भाग यहां बताते हैं 25 अंश। और हम लोग जानते हैं कर्क राशि आश्लेषा नक्षत्र अंतिम चरण गंडांत है, और 25 अंश गंडांत का अंशात्मक मान नहीं है। गंडांत अंश जो है वो 26 अंश 40 कला के बाद, आश्लेषा नक्षत्र का अंतिम चरण एवं सिंह राशि का प्रथम चरण, मघा नक्षत्र का प्रथम चरण जो है वो गंड है, संधि है, उसका चर्चा यह नहीं कर रहा है। ये मृत्यु भाग अलग से बताते हैं। ये मृत्यु भाग जो बता रहे हैं
मंत्रेश्वर दैवज्ञ, इसको हम लोग नोट करेंगे। नोट करने के साथ साथ इसका षोडश वर्ग सारणी बनाएंगे। 16 वर्ग के सारणी में ये लग्न एवं चंद्रमा कितने शुभ वर्ग में होते हैं, कितने अशुभ वर्ग में होते हैं, उसको देखना है। उससे हम लोगों को एक आइडिया आ जाएगी ये क्यों मंत्रेश्वर दैवज्ञ इतने अंश को मृत्यु अंश बताते हैं। ठीक है। सिंह राशि के 24 अंश चंद्रमा के लिए एवं सिंह राशि के 25 अंश जो है लग्न के लिए अशुभ होता है, मृत्यु अंश होता है। कन्या के लिए 11 अंश, कन्या राशि चंद्रमा के लिए 11 अंश, कन्या लग्न के लिए 14 अंश। तुला राशि के लिए 26 चंद्रमा एवं 4 अंश लग्न का 4 अंश जो होता है वो मृत्यु अंश होता है। एवं वृश्चिक राशि का 14 अंश चंद्रमा के लिए एवं लग्न के लिए 23 अंश जो है वो मृत्यु अंश है। किसी राशि में किस अंश में चंद्रमा और लग्न मृत्यु भाग में होता है, यह 2 श्लोक में ही ये पूरा पूरा बताते हैं और उसी के अनुरूप आप फलकथन में इतना अंश नोट करके देखेंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट हम लोग फलादेश में कह सकते हैं। यदि क्योंकि हम लोग जानते हैं सूर्य चंद्रमा लग्न ये तीनों मुख्य होते हैं, आधार होते हैं हमारे कुंडली के अरिष्ट व मृत्यु का विचार करने के लिए। यदि सोच लीजिए सूर्य गंड नक्षत्र में स्थित हो एवं चंद्रमा मृत्यु भाग में स्थित हो, लग्न नक्षत्र गंड व लग्न गंड राशि गंड में लग्न गंड भी हो, तीनों संधि में हो, चंद्रमा दो संधि में हो और चंद्रमा मृत्यु भाग में स्थित हो और पापक ग्रहों की युत दृष्ट हो, पापक ग्रह लग्न को दृष्टि दे रहे हो, तुरंत हम लोग फलादेश में कह सकते हैं इसका शुभत्व और अशुभत्व का विचार। उसी प्रकार धनु लग्न का बताते हैं, आप लोगों के पास ग्रंथ होगा तो उसको आप लोग नोट करेंगे। धनु लग्न का 13 अंश एवं चंद्रमा के लिए एवं 18 अंश लग्न के लिए। धनु के बाद मकर का 25 अंश चंद्रमा, यदि मकर राशि के 25 अंश में हो तभी वो मृत्यु भाग में होगा एवं लग्न यदि मकर लग्न हो 20 अंश में हो तभी वो मृत्यु अंश में होगा लग्न। कुंभ राशि के लिए उसी तरह कुंभ राशि के 5 अंश में चंद्रमा विद्यमान यदि कुंभ राशि में हो 5 अंश में हो तभी वो भी मृत्यु भाग में होगा। उसी तरह मीन राशि के अंतिम में 12 अंश एवं लग्न के लिए 10 अंश। इसको पूरा पूरा नोट कर लीजिए एवं एक बार एक एक कुंडली का अनुध्यान कीजिए, उससे आप लोगों को एक आइडिया अल्पायु योग के जो ये लक्षण बताते हैं उससे पता चल जाएगी। जन्म समय में हम लोग चंद्रमा एवं लग्न के अंश को परखें, यदि ये मृत्यु अंश में विद्यमान हो चंद्रमा भी लग्न भी तभी व्यक्ति का अल्पायु होता है। ये मंत्रेश्वर दैवज्ञ की वचन है। उसके बाद मंत्रेश्वर दैवज्ञ एक श्लोक कहते हैं, रंध्रे केंद्रेषु पापी हृदय निधनगैर्वाथ लग्नास्तयोर्वा लग्ने अब्जे वग्र मध्ये व्ययमृति रिपुगे दुर्बलेशी तभानु क्षीणेन्दु सा शुभे वा तनुमद गुरोधी भाजी रंध्रास्तगोग्री मृत्युः स्यादाशु केंद्रे न यदि शुभ खगाः
सद्युतिर्वीक्षणं वा, सद्युतिर्वीक्षणं वा। इस लक्षण में ये 7 पॉइंट कहते हैं मंत्रेश्वर दैवज्ञ। पहले कहते हैं रंध्रे केंद्रेषु पापी। जी 13वां अध्याय आयुर्दाय अध्याय है। ठीक है, 12 नंबर श्लोक है ये। एक आयुर्दाय अध्याय है, आयु का विचार है, उसमें अल्पायु के लक्षण में ये सारे श्लोक कहा जाता है। रंध्रे केंद्रेषु पापी हृदय निधन गैर वाथ लग्नास्तयोर्वा। रंध्र अष्टम भाव का संज्ञा है। केंद्र 1 4 7 10। रंध्र केंद्रेषु पापी ही, पापग्रह अष्टम में एवं केंद्र में स्थित हो। पापग्रह कहां ना, केंद्र अष्टम में हो। एक नियम बता दिए। शीघ्र मृत्यु के लक्षण में एक नियम कह दिए, क्या ना, लग्न में अष्टम भाव में पापग्रह विद्यमान हो, शुभ ग्रह स्थित ना हो। इसे हम लोग क्या समझते हैं ना, केंद्र में 1 4 7 10 में शुभ ग्रह विद्यमान ना हो, अष्टम में भी शुभ ग्रह विद्यमान ना हो, उससे भी शीघ्र मृत्यु हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, उदय निधन गैर वा अथ वा अथवा, अथवा और दूसरा नियम कहते हैं उदय निधन गई ही। उदय मतलब लग्न होता है, उदय लग्न, प्रथम लग्न को हम लोग कहते हैं। निधन अष्टम भाव का संज्ञा है। लग्न अष्टम भाव में पापग्रह बैठा हो, लग्न में पापग्रह विद्यमान हो, अष्टम में पापग्रह विद्यमान हो, ये दूसरा नियम कह दिए। अथ लग्नास्तयोर्वा, अथवा लग्न में भी पापग्रह विद्यमान हो, अस्तम अस्त भाव में, सप्तम भाव में, अस्त भाव सप्तम भाव का संज्ञा है। सप्तम जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि पापग्रह विद्यमान हो तभी शीघ्र मृत्यु होगी। फिर से कहते हैं लग्ने अब्जे वग्र मध्य, ये तीसरा नियम क्या हो गया, लग्न सप्तम भाव एवं लग्न में पापग्रह विद्यमान हो। चौथे नियम में कहते हैं लग्ने अब्जे वग्र मध्य। अब्ज, अब्ज जल का दूसरा नाम है, अब्ज चंद्रमा का, क्योंकि पद्म पुष्करिणी, पद्म पुष्प का जो उत्पत्ति है वो कुमुदिनी पुष्प की जो उत्पत्ति है वो चंद्रमा के कारण होने के कारण अब्ज कुमुदिनी पुष्प का अन्य नाम है, इसीलिए चंद्रमा के अर्थ में अब्ज का प्रयोग किया गया है, जल तत्व कारण होने के कारण। अब्जे कहने से चंद्रमा का अन्य नाम होता है। लग्ने अब्जे, उग्र मध्य, उग्र पापग्रह, उग्र पापग्रहों के मध्य में लग्न विद्यमान हो, चंद्रमा विद्यमान हो, ये चौथा लक्षण कह दिए। व्ययमृति रिपुगे, व्यय मृति रिपु, जो त्रिकस्थान हम लोग 6 8 12 कहते हैं। दुर्बले शीत भानु, शीत दंतेश, शीत तो हम लोग जानते हैं शुक्र के अन्य नाम है। ये तालु वाला स जो है शीत, ये चंद्रमा के अर्थ में प्रयोग होता है, शीतल किरण के अर्थ में चंद्रमा, शीत भानु द्विवचन का प्रयोग किया गया है। दुर्बले शीत भानु,
चंद्र सूर्य ये दोनों दुर्बल हो, बलहीनता हो, एवं कहां बैठे हो, शीत भानु दुर्बले व्यय मृत्यु रिपुगे। 6-8 में व्यय, मृत्यु अष्टम, रिपु शत्रु षष्ठ, इन तीनों स्थान में विद्यमान कौन हो, ना चंद्रमा सूर्य विद्यमान हो, सूर्य चंद्रमा। ये 5वां नियम कह दिए। उसके बाद क्या कहते हैं, क्षीणेन्दु सा शुभेवा। क्षीणेन्दु, इंदु चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा, चंद्रमा अशुभेवा। क्षीण चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ तनु मद गुरुधि भाजी। तनु लग्न, मद मदन स्थान जो है वो सप्तम भाव, गुरु नवम भाव का संज्ञा, धी बुद्धि पंचम भाव की संज्ञा, तनु मद गुरु धी, भाजी, भाजी मतलब राशियों में, भम राशियों की संज्ञा है, भम नाम नक्षत्रम व राशि ही। तो 1, 5, 7, 9 लग्न पंचम सप्तम नवम भाव में क्षीण चंद्रमा पाप ग्रहों के साथ विद्यमान हो, ये 6ठा नियम कह दिए। रंध्रास्तगो गैर मृत्यु, रंध्र अस्तगो गैर मृत्यु। लास्ट में 7वां नियम में कहते हैं रंध्र स्थान में षष्ठ, अष्टम एवं सप्तम, 8वें एवं 7वें घर में पाप ग्रह विद्यमान हो, मृत्यु स्याद आशु केंद्रे न यदि शुभ खगाह। लास्ट में कहते हैं सभी में आप एक ही बिंदु को अन्वित कीजिए, जितने 7 हम लोग नियम पढ़े हैं। केंद्रे यदि न शुभ खगाह, केंद्र में 1, 4, 7, 10 में यदि शुभ ग्रह बैठे ना हो, स्याद युतिर वीक्षणम वा, पापक ग्रहों की युति दृष्टि हो। सातों की सातों नियम में बालक का शीघ्र मृत्यु का कारण बन जाता है। लग्न चंद्रमा पापक ग्रहों से युत दृष्ट हो, पूरा पूरा इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, शुभ ग्रह केंद्र में स्थित ना हो। इनमें यदि शुभ ग्रह स्थित हो, केंद्र में शुभ ग्रह विद्यमान हो एवं शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न के ऊपर चंद्रमा के ऊपर हो जाए, तभी वहां शीघ्र मृत्यु नहीं होगी। केंद्रे न यदि शुभ खगाह, केंद्र में यदि शुभ ग्रह विद्यमान ना हो, तभी वो शीघ्र मृत्यु का आप लोग लक्षण देख सकते हैं। सद युतिर वीक्षणम वा, सद मतलब शुभ ग्रहों की युति दृष्टि यदि नहीं हो, शुभ ग्रहों की केंद्र में स्थिति ना हो, चंद्रमा लग्न पापक ग्रहों के द्वारा युत दृष्ट हो, लग्न अष्टम भाव पापक ग्रहों से युत हो, लग्न सप्तम पापक ग्रहों से युत हो, एवं लग्न चंद्रमा पापक ग्रहों के मध्य में हो, क्षीण चंद्रमा 6, 8, 12 में त्रिक स्थान में विद्यमान हो, अथवा क्षीण चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ 1, 5, 7, 9 स्थान में हो, तभी बालक शीघ्रातिशीघ्र मृत्यु वरण करेगा। ये लक्षण है। आप एक एक करके पूरा लक्षण को लिख लेंगे तो हम लोग जब कुंडली देखेंगे उसमें हम लोग ये विषय एक बार चिंतन कर सकते हैं। आप लोगों के सामने एक कुंडली अभी हम लोग देख रहे हैं।
21/9/2011 8:23 का ये कुंडली है। किसी का एक का कुंडली कोई दिखा रहा था, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसका लग्न के अंशात्मक मान, लग्न मेष राशि का लग्न है और लग्न का अंश 25 अंश का है। हम लोग जानते हैं मेष लग्न की 8 अंश जो है वो मृत्यु अंश है, 25 अंश नहीं है। और मेष लग्न के 25 अंश जो है वो भरणी नक्षत्र का होता है, अंतिम चरण है। उसके बाद चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा यहाँ जन्म कुंडली में मिथुन राशि में विद्यमान है। मिथुन राशि गंडन राशि नहीं है और मिथुन राशि के आत्रा नक्षत्र में चंद्रमा विद्यमान होने के कारण यहाँ गंड दोष की समस्या हम लोग नहीं देख रहे हैं। और लग्न शुभ ग्रहों से युत है। लग्न बृहस्पति से युत होने के कारण एवं मंगल नीचस्थ है, लग्नाधिपति मंगल नीचस्थ है। बृहस्पति मंगल में चतुर्थ दशम संबंध केंद्र संबंध बन रही है। हम लोग जानते हैं बृहस्पति नवमाधिपति है एवं मंगल लग्नाधिपति। नवमाधिपति लग्नाधिपति परस्पर में केंद्र संबंध बनने से भी राजयोग बन जाता है। व्यक्ति जो शिशु उत्तम फल प्राप्ति कर लेता है। और अरिष्ट का चिंतन हम लोग करें, जैसे त्रिक व त्रिषण 3, 6, 11 अथवा त्रिक स्थान में 6, 8, 12 में अशुभ ग्रह विद्यमान हो, यहाँ उस प्रकार की स्थिति नहीं है। इसलिए यह कुंडली में हम लोग बालारिष्ट योग सामान्य बता सकते हैं त्रिपता की चक्र के अनुसार। यहाँ संपूर्ण मृत्यु का, शीघ्र मृत्यु का कारण हम लोग नहीं बता पाएंगे। ये तो एक कुंडली का लक्षण हो गया। और हम लोग पूर्व कक्षाओं में सब पढ़े हैं, लग्नेश अष्टमेश शनि चंद्रमा एवं लग्न होरा लग्न के द्वारा चर स्थिर स्वभाव के अनुसार अल्पायु, मध्यमायु, दीर्घायु का लक्षण पढ़े हैं ना। बहुत दिन हो गया, उसका अभ्यास हम लोग नहीं किए होंगे, प्रैक्टिस छूट गया होगा। इसलिए आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को सभी को एक कार्य दूंगा, गृह कार्य। डेट ऑफ बर्थ 21/9/2011 8:30 का है और जन्म स्थान पुरी का है। इस कुंडली का जो हम लोग पढ़े हैं अल्पायु, मध्यमायु एवं दीर्घायु का लक्षण में कौन सा आयु प्राप्त होगा एवं स्फुटायु साधन करने की जो विधि बताया हूं, थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग कोई भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ग्रुप में आप लोग भेजेंगे तो अच्छा लगेगा। और यदि किसी के कोई प्रश्न हो व जिज्ञासा हो, प्रश्न पूछे। क्या है? 8:30 सुबह सुबह रात्रि का 8:30 सायं काल का 8:30 21 सितंबर 2011 बुधवार में जन्म है और जन्म स्थान पुरी उड़ीसा है। ठीक है। इस देखिए, इसमें मेष लग्न है। मेष लग्न में लग्न गणनांत होता यदि मेष राशि के प्रथम चरण में शिशु जन्म हो जाता। यहाँ मेष लग्न के भरणी नक्षत्र में शिशु का जन्म है और लग्न स्पष्ट जो है वो 25 अंश 47 कला
47वीं कला है। उस कारण से भरणी नक्षत्र के अंतिम चरण में शिशु का जन्म हुआ है, इसलिए लग्न गणांत नहीं है। यदि यही स्पष्ट लग्न स्पष्ट 3 अंश 20 कला के अंदर होता, मेष राशि के 3 अंश 20 कला के अंदर होता, वहां लग्न गणांत हो जाता। वृक्ष संधि में, राशि संधि में शिशु का जन्म होता, तभी इसको अल्पायु का दोष लग जाता। समझे? थोड़ा सा हाँ? हम्म। हाँ, जन्म राशि का संधि मतलब चंद्रमा जैसे यहाँ मिथुन राशि में है, किसी किसी कुंडली में, इसी को मैं डेट टाइम चेंज करूं आपके सामने, इसको 22 तारीख कर देता हूं, ठीक है? देखते हैं 22 तारीख होने से हो रहा है या नहीं। कर्क राशि का नहीं, 22 तारीख भी नहीं होगा, थोड़ा सा 23 तारीख कर लेते हैं। हम्म, 23 तारीख कर्क राशि पुष्या नक्षत्र, 24 तारीख चेंज करता हूं आपके सामने। आ गया, देखिए 24/9/2011 8:30 रात्रि का शिशु का जन्म हुआ। तो चंद्रमा किस नक्षत्र में विद्यमान है? देख रहे हैं? आश्लेषा के कौन से चरण में है? चतुर्थ चरण में। आश्लेषा का चतुर्थ चरण जो होता है वो सबसे बड़ा घातक का चरण होता है। हम लोग जानते हैं आश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में यदि शिशु जन्म हो, उसके पिता को हम लोग कहते हैं 8 वर्ष तक तुम बाहर रहो, शिशु का मुख दर्शन ना करो। जन्म के उपरांत 8 वर्ष के बाद आके वो शिशु का मुख दर्शन करेगा, शिशु को नहीं देखेगा 8 वर्ष तक, क्योंकि वो पितृ अरिष्ट होता है। यदि आश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में शिशु का जन्म हो जाए, वो पिता के लिए बड़ा कष्ट का ये होता है वह चरण। पिता के साथ शिशु का मृत्यु अथवा पिता के मृत्यु अथवा पिता के कई सारे विपत्ति आने वाला होता है। आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति सर्प है, हम लोग जानते हैं आश्लेषा नक्षत्र को सर्प नक्षत्र कहते हैं। और कर्मकांडी ब्राह्मण वाले सभी यदि शिशु आश्लेषा नक्षत्र में जन्म है, तुरंत उसका क्या करते हैं, सर्पदान करके रुद्राभिषेक महामृत्युंजय मंत्र जप करवाते हैं। तो आश्लेषा नक्षत्र के अंतिम चरण में शिशु जन्म हो एवं लग्न भी मेष राशि के प्रथम चरण में हो, दोनों यदि गंड में पड़ जाए, लग्न भी चंद्रमा भी सूर्य भी, और सूर्य कहां हो जाए, जैसे सूर्य सिंह राशि में हो, सिंह राशि के प्रथम चरण मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में हो, लग्न गंड में विद्यमान हो, गंड मतलब संधि में, मेष राशि के प्रथम चरण में, चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र के अंतिम चरण में, सूर्य सिंह राशि के प्रथम चरण में, तीनों के तीनों यदि गंड में हो जाएंगे पैरेलल, तभी आप निश्चित उस शिशु का मृत्यु का फलादेश कीजिए, तुरंत फटाक से वो मृत्यु होगा। यहां हम लोग देखेंगे मंगल के साथ चंद्रमा विद्यमान है और नीच भंग बन रहा है, नीच भंग बन रही है ना। नीच भंग बनने के बाद भी, नीच भंग एक राजयोग होता है,
राजयोग का फल प्राप्ति तब होगा जब शिशु जीवित होगा। अपास्य मरणम जीवम प्रपश्यन्ति शुभाशुभम मरिष्यति यदा दैवात को भुंगते तत्शुभाशुभम, हम लोग जानते हैं, माने मृत्यु निश्चित है, पहले इसीलिए मृत्यु का विचार करते हैं, उसके बाद उसका राजयोग की लक्षण हम लोग देखते हैं। यदि वालारिष्ट के समय में शिशु मृत्यु हो जाए, गंडक में जन्म होने के कारण, रुक्ष संधि में जन्म होने के कारण शिशु का मृत्यु हो जाए, तभी उसका शुभ अशुभ फल कौन भोगेगा? ठीक है। राशि और नक्षत्र, राशि नक्षत्र, नक्षत्र का चरण, जैसे हम यहाँ कर्क राशि आश्लेषा नक्षत्र चतुर्थ चरण, इसीलिए गंड कहे, उसको संधि कहे। हाँ, रुक्ष संधि एक अलग बात है। रुक्ष संधि व राशि संधि कहने से राशि के अंतिम समय, अंतिम समय मतलब जैसे 29 अंश में कोई राशि के 29 अंश में जन्म हो जाए, पूरा पूरा लास्ट अंतिम राशि के संधि टाइम में, उसको एक संधि कहते हैं। और एक आप बृहद जातक पढ़ेंगे तो वहां भी संधि केवल लिखा हुआ है, केवल संधि काले यदि जन्मे, संधि काल में यदि जन्म हो, वहां काल का प्रयोग किया गया है। काल मतलब प्रातः संध्या काल में, सायन्न संध्या काल में यदि शिशु का जन्म हो, उसको भी संधि काल कहते हैं। लेकिन यदि गंड का शब्द प्रयोग किया गया है, गंडांत शब्द प्रयोग किया गया है, वहां गंडांत कहने से इसको आप लोग समझेंगे आश्लेषा नक्षत्र का अंतिम चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम चरण, रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण। तीनों होगा तो अधिक अरिष्ट होगा, दो होंगे तभी भी अरिष्ट होगा, बालारिष्ट होगा, मृत्यु होगा। लग्न चंद्रमा दोनों भी रह जाए तभी भी अरिष्ट होता है। और किसी किसी में आप लोग देखेंगे केवल एक अरिष्ट में, जैसे यहाँ चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्म है, बृहस्पति केवल बैठ गया है लग्न में, यही थोड़ा सा पॉजिटिव है, नहीं तो और बाकी सब नेगेटिव आप लोगों को दिख रहा होगा। शुक्र भी षष्ठ स्थान में नीचस्थ होकर बैठा है, बुध भले ही नीचे भंग बना रहा है, परंतु शुक्र त्रिकभाव का अधिपति के साथ मिलकर बैठा हुआ है। और सूर्य पापग्रहों के साथ ही है, शुक्र, सूर्य, बुध, शनि, ये सब अरिष्ट योग का, षष्ठ स्थान में, रोग स्थान में, ये अरिष्ट योग का लक्षण है। 21 तारीख का कुंडली कुछ था, 24 तारीख के कुंडली में हम लोग जो चेंज किए उसमें कुछ लक्षण हम लोगों को दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये अरिष्ट हो जाएगा। चारों चरण का भिन्न भिन्न फल है, लेकिन गंडांत कहने से, अंत शब्द का जो प्रयोग किया गया है, गंड अंत, वो अंतिम चरण को ही समझा जाता है। गंड मतलब नक्षत्र, नक्षत्र के अंत, अंत मतलब अंतिम चरण, आश्लेषा नक्षत्र के अंतिम चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतिम चरण, रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण। और राशि संधि व वृक्ष संधि व नक्षत्र संधि कहने से आप उधर क्या लेंगे, मघा नक्षत्र के प्रथम चरण, अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण एवं मूल नक्षत्र के प्रथम चरण को भी लेंगे। एक का अंत होता है तो दूसरा का आरंभ होता है। कर्क राशि का समाप्ति, सिंह राशि का आरंभ, वृश्चिक राशि के समाप्ति एवं धनु राशि के आरंभ। उसमें क्या होता है आप देखेंगे तो चतुर्थ चरण समाप्त और दूसरा एक नक्षत्र का प्रारंभ, मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में आरंभ हो जाता है धनु राशि,
इसलिए मूल नक्षत्र के प्रथम चरण दोष युक्त होता है। रेवती नक्षत्र के जो अंतिम चरण है वो मीन राशि समाप्ति हो जाती है। अश्विनी नक्षत्र के मेष राशि का प्रारंभ है, इसलिए वो संधि है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, लग्न भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, सूर्य भी हो सकता है। तीनों हो जाए तो बड़ा कष्ट है, दो होंगे तभी भी कष्ट है, एक होने से भी शिशु को अरिष्ट होता है, मृत्यु भी होता है। तीनों की तीनों हो जाएंगे तो निश्चित वहां मृत्यु है, 100% मृत्यु हो जाता है। पिता किसी किसी में पिता माता के साथ भी शिशु का मृत्यु होता है। जैसे आश्लेषा नक्षत्र के तृतीय चरण में मातृ को कष्ट है, आश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पिता को कष्ट है, मूल नक्षत्र के तीनों तीनों के ऊपर भी प्रश्न होता है। तीनों और कई सारे लक्षण हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे उसमें। तीन कब पिता के साथ मृत्यु होता है, कब माता के साथ मृत्यु होता है, हाँ? कब स्वयं केवल शिशु का ही मृत्यु होता है। वह कई सारे लक्षण है इसमें, आगे आगे पढ़ेंगे। हाँ, हानिकारक है। हाँ, 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 तीनों ही हानिकारक। हाँ, ठीक, तीनों ही हानिकारक। चलिए, आज के कक्षा को यहीं विराम दें। ठीक है, धन्यवाद है। बहुत दिन विलंब हो गया है कक्षा।